हैं, उनसे जरा आइडिया लेते हैं, समझते हैं कि इस समय की दशा और दिशा कैसे रह सकते हैं बाजार के। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितना हम नंबर्स के खेल से, जितना डेरिवेटिव डाटा के खेल से, जितने पॉइंट्स हम समझ पा रहे हैं, लगता है कि शायद मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा जब तक कोई बड़ा ट्रिगर, ऐसी कोई खबर नहीं है मार्केट के पास जो बाजार में फिलहाल ना जान रहा हो। ये सारी चीज़ें एग्जिट पोल से भी पता थी कि कैसे नंबर्स आएंगे। आपका आंकड़ा क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? और हम अभी भी सुपर बुलिश ट्रेंड में है, इसका पक्का यकीन मान के चले और चलते रहेंगे आगे? देखिए, सुपर बुलिश ट्रेंड जो होते हैं वो जनरली इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं होते, क्योंकि उसमें हर टाइप का स्टॉक चलता है। तो जो अभी का जैसा मार्केट है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन डायनामिक्स बेटर हो रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन एक्चुअली जो डायनामिक्स हैं वो काफी बेटर हो रहे हैं, क्योंकि अ, जैसे आपने अभी मेंशन किया, क्रूड ऑयल नीचे आया है इस साल के सबसे लोएस्ट स्तर पे। ऐसे ही बाकी सारी कमोडिटीज में भी काफी डिक्लाइन है। विंटर क्रॉप इंडिया में अच्छे होने की उम्मीद है, और रूरल इकोनॉमी उसके कारण अच्छा होना चाहिए। तो काफी चीजें पॉजिटिव हैं। मिक्स पिक्चर ये है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में अगले साल रिसेशन होने के काफी ज्यादा चांस है। तो एक्सटर्नली लिंक्ड सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी हो गया या एक्सपोर्टर्स हो गए, उनको थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। तो और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो मार्केट के वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी ऊपर है। तो वैल्यूएशन ट्रिगर एक पॉजिटिव साइड पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक रेंज में। हो सकता है कि जैन फेब में कभी एक थोड़ा सेल ऑफ भी आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी मार्केट में। सनी भी आप सही कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस जो है वो कुछ हद तक महंगे होते हुए नजर भी आ रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर एक बार नजर रखनी चाहिए और कॉशियस नजरिया अपनाना चाहिए। ऑफ कोर्स बुलिश अंडरटोन, लेकिन सिचुएशन जहाँ कंसर्न्स वाली या यहाँ पर जहाँ पर उतार चढ़ाव के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वहां पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन ऐसे में सेक्टोरल टर्निंग तो हमने देखी है बाजार में, और ये पूरा हफ्ता ही सेक्टोरल टर्निंग के नाम ही कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे साइडवेज सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। कई सारे सेक्टर्स जो हफ्ते की शुरुआत में परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि शुगर स्पेस में हमने हफ्ते की शुरुआत में अच्छे एक्शन देखे, लेकिन उसके बाद वापस एक डाउन ट्रेंड भी नजर आया। ये सारी सेक्टोरल टर्निंग के बीच में एक सेक्टर जो कि तेजी के साथ खड़ा रहा वो था एफएमसीजी सेक्टर। अच्छा एक्शन दिखाया, और ऑफ कोर्स कमोडिटी करेक्शन का बेनिफिशियरी तो है ही। कंजम्पशन थीम जो है वो काफी एक्टिव है, और कंजम्पशन एक ऐसी चीज है जो कि लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। एफएमसीजी के लिए क्या लगता है आपको? कई सारी कंपनियां ताजा गाइडेंस भी जो दिए हैं वो भी काफी मजबूत आए। इस सेक्टर पर कैसे आपकी फोकस है, क्या आउटलुक है, और इस सेक्टर में किस तरह का निवेश का नजरिया बनाना चाहिए? कंजम्पशन में मिक्स पिक्चर है। कुछ मैनेजमेंट जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिमांड कंसर्न है इन्फ्लेशन के कारण। कुछ मैनेजमेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा रिवाइवल हो सकता है आगे जाके। तो मिक्स पिक्चर है। इनपुट प्राइस का जो बेनिफिट है, काफी कंपनीज जो है वो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन में स्पेंड कर रहे हैं ताकि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़े, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एफएमसीजी जहां अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाते हैं, वहां से नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। तो वो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जरूर होगी, लेकिन एब्सोल्यूट गेन अगर हम देखें परसेंटेज में, क्या ये स्टॉक्स 20-30% चढ़ सकते हैं, वो कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि वहां टफ रहेगा। उसमें कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं, जो बाकियों के मुकाबले जिन्होंने टफ पीरियड में भी अच्छा किया, डाबर, ब्रिटानिया जैसी कंपनी, मुझे लगता है कि अगर उनके अच्छे नतीजे 1-2 क्वार्टर्स और आएंगे तो वहाँ रिटर्न्स ठीक बन सकते हैं। राइट, गुड आफ्टरनून संदीप। इनफैक्ट इसी थ्रेड से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है, क्योंकि कल जब आरबीआई गवर्नर जब बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी ग्रोथ की कमेंट्री में 2-3 बातें बहुत क्लियरली बोली उन्होंने। एक तो, और हर आपको याद होगा कि हर एमपीसी में बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई ऑलरेडी लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। पिछली बार 11 साल के रिकॉर्ड हाई पर उन्होंने मेंशन किया था। इस बार तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में दुनिया में सबसे बेहतर अगर आपको कहीं इंडेक्स दिख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इंडिया के दिख रहे हैं। और साथ ही रूरल डिमांड में सुधार की बात उन्होंने भी बोली। ये दोनों बातों को आपने कैसे एनालाइज किया? कौन से बड़े सेक्टर्स या थीम्स हैं? हालांकि बहुत हद तक हमारी बातचीत में सारे सेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, बट कोई खास फोकस एरियाज आपके गए हो? जी नहीं, मैं एक्चुअली मैं इतनी कमेंट्री सुनता नहीं हूँ, क्योंकि वो एमपीसी वो लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लोग कुछ भी लॉजिक देते हैं। हमें अपना एनालिसिस खुद करना है।
ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर दैट मैटर ऑल्सो, लेकिन बात तो वही है संदीप, बात सिर्फ यहाँ ये हो रही है कि रूरल डिमांड में क्या अपटिक दिखने लग गई है, क्या सुधार दिखने लगा। आप भी अभी बात कर रहे थे कि डाबर इंडिया जैसे स्टॉक्स अगर 2-3 क्वार्टर भी इनके अच्छा है तो अर्निंग्स आपको बेटर दिखने लग जाएंगी। सिर्फ डाबर के लिए ये बात है या सारे उस एफएमसीजी के सारी उस पॉकेट के लिए बात है जिनका काफी बड़ा एक्सपोजर रूरल एरिया में है? नहीं, काफियों को फायदा होगा। आज के दिन रूरल इकोनॉमी में डिमांड अभी भी सप्रेस्ड है, लेकिन उसका कारण कई हैं, जिसमें से हाई इन्फ्लेशन एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इस बार रेंज भी लंबी चली थी, तो हार्वेस्ट और उसके बाद बेच के पैसा आने में भी समय लगा, तो वो अभी चल रहा है। और विंटर क्रॉप की उम्मीद है कि काफी अच्छा रहेगा। और विंटर क्रॉप के जो मेन क्रॉप्स हैं, वीट अगर आप लीजिए या और क्रॉप्स हैं, उनमें उनके रेट्स काफी बढ़े हुए हैं, तो फार्मर्स की इनकम अच्छी होगी, जो रूरल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल रूरल इकोनॉमी से जिन कंपनीज का ज्यादा बिजनेस आता है, या फिर जो कंपनीज इनको इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कंपनीज, फर्टिलाइजर हालांकि फिर भी थोड़ा रेगुलेटेड है, लेकिन इनपुट कंपनीज उनको फायदा हो सकता है, या फिर ट्रैक्टर कंपनीज, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक अपटिक देखने को मिल रहा है नियर टर्म में, और उम्मीद से बेटर नंबर आ रहे हैं। जैसे हमने महिंद्रा के नंबर देखे, वो मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ट्रैक्शन आ सकता है। संदीप, एक पूरा साइकिल है जो कि क्रूड के साथ चलता है और क्रूड से साथ ही वो टूटता है। जैसे क्रूड टूटेगा तो बेनिफिशियरी कहलाते हैं, जो कि एक क्लासिकल सबको ही पता है, अब तो किसी को क्या याद दिलाना। लेकिन जैसे कि पेंट है, टायर इंडस्ट्रीज़ है, एयरलाइंस वाली कंपनियां और मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये सारे इसके बेनिफिशियरी हैं। जो इस साल के अंदर हमने 130-132 वाला क्रूड भी देखा और अब हम 80 के नीचे वाला क्रूड भी देख रहे हैं। ये जितना डिक्लाइन हुआ है करीब 40% अराउंड अपने टॉप से इस साल के, ये ज़्यादातर इसके जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं उन सब में आ गया है या फिर भी आना बाकी है? क्योंकि कईयों का ना डिले इफेक्ट आता है क्वार्टर्स के हिसाब से। तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, सारा पॉजिटिव चीज़ें इन सेक्टर्स में आ गई हैं या फिर अभी आना बाकी हैं? नहीं, बहुत बेनिफिट्स आएंगे, क्योंकि नॉर्मली 1-2 क्वार्टर का लैग होता है। अगर आप एयरलाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें 15 दिन में रेट एडजस्ट हो जाता है फ्यूल का तो उन एयरलाइन को अगर हम छोड़ दें, हालांकि इंटरग्लोब एविएशन मुझे लगता है काफी अच्छा करेगा, जिस तरह फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अपने इश्यूज फेस कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी कंपनीज है, जैसे आपने टायर कंपनीज कहा, या कुछ प्लास्टिक कंपनीज होंगी, या जो क्रूड डेरिवेटिव इनपुट्स लेते हैं, नॉर्मली ये लोग 3-4 महीने की इन्वेंट्री रखते हैं, तो 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद इसका असली असर दिखना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में असर दिखेगा, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स में इसका पॉजिटिव असर ज्यादा दिखेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, क्रूड डेरिवेटिव्स पर तो हमने बात की, लेकिन आईटी शेयरों पर नजरिया क्या रखते हैं संदीप? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, एक ग्रोथ में स्लो डाउन तो नजर आ चुका है, बड़ा करेक्शन हमने देखा भी है। और आईटी सेक्टर की अगर बात करें, दो तरह की बातें होती हैं कि ये जो करेक्शन है, ये गिरावट जो है और ज्यादा हावी होती हुई दिखेगी, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि गिरावट काफी आ चुकी है और अब डिम लाइट जो है इतनी ज्यादा डिम नहीं होगी। आपकी क्या राय है, आईटी सेक्टर पर नजरिया क्या रखते हैं? देखिए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में मेरिट है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगले साल में जो स्लो डाउन होने वाला है टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में, और जो इन कंपनीज के बिजनेस पे असर होने वाला है, वो पूरी तरह से अभी भी प्राइस में नहीं है। तो अगर एक सेक्टर है जो मैं कहूँगा काफी अंडरवेट होना चाहिए, जिसमें कम एक्सपोजर होना चाहिए, वो आज के दिन टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद कमोडिटीज है। तो मुझे लगता है इन दोनों सेक्टर्स में हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर अब क्योंकि अब साल खत्म होने के पास ही हैं हम, और अब सवाल ये भी रहेगा क्योंकि ये साल बहुत मिक्स्ड गेंस का रहा। पहले 6 महीने आपको गेंस नहीं मिले, और उसके बाद अब लास्ट के 3-4 महीने से मार्केट परफॉर्म कर रही है। हालांकि रिलेटिव वे में बात करें, रिलेटिव परफॉर्मेंस जरूर रही होगी इंडियन मार्केट्स के एज कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स, लेकिन फिर भी एक अंदाजा या एस्टिमेशन लगाना हो तो आपको कौन से सेक्टर्स लगते हैं जो कमिंग ईयर में 2023 के लिए परफॉर्मिंग सेक्टर्स हो सकते हैं? ये मुझे लगता है कि काफी ऑटो इंसुलरी, जैसे टायर कंपनीज की बात हो रही थी, इनको काफी फायदा रहेगा, और इसमें काफी कंपनीज ने अपना केपेक्स पे कंट्रोल किया है, तो कैश फ्लोज आएंगे, इनको फायदा रहेगा। कुछ ऑटो कंपनीज अच्छा करेंगी, स्पेशली 4 व्हीलर स्पेस में। डिफेंस स्पेस से रिलेटेड कंपनीज मुझे लगता है इस साल काफी अच्छा किया है, लेकिन उनमें मोमेंटम ठीक रहेगा, मतलब उसमें हमें एंट्री सही लोगों को अपनी
आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और फिर निवेश करना पड़ेगा। और जैसे बात हो रही थी कि काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनमें जो क्रूड के प्राइस या फिर उनके काफ़ी केमिकल के प्राइस बहुत चढ़ गए थे, इसलिए उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके मार्जिन्स बहुत स्क्वीज़ हो गए। तो मुझे लगता है कि मार्जिन रिवाइवल इतना अच्छा होगा कुछ इन कंपनीज़ में कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ बनेंगी। संदीप, एक और चीज़ भी है, सरकारी बैंक काफ़ी अच्छे चले, इनफैक्ट 100% तक का मूवमेंट आया इन सभी शेयर्स के अंदर। दुविधा ये है कि जिनके पास है उनको लगता है कि ये साइकिल जो है ना ये बहुत अच्छे से चलेगा, और सामने खड़ा हुआ बहुत ही पेसिमिस्टिक होने के बाद अब वो काफ़ी दिनों बाद अपनी बुक्स में सरकारी बैंकों में प्रॉफिट देख पा रहे हैं। या तो वो बुक कर लें दिल पे पत्थर रख के, ये चीज़ भूल जाएं कि आगे चल के और प्रॉफिट आएगा, या तो बने रहें इसके साथ। थोड़ी दुविधा है प्रॉफिट के साथ कि बुक करना चाहिए कि अभी और चलेगा। ये थोड़ा क्लियर कीजिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? सभी सरकारी बैंक, राइट फ्रॉम यूको टू द पीएनबी। देखिए, मैं कहूँगा इस पे डिपेंड करेगा आपका कितना एक्सपोज़र था। अगर आप एक समय बहुत बुलिश हो गए पीएसयू बैंक में और आपने अपना 40-50% पैसा ही लगा दिया था पीएसयू बैंक में और आप फँस गए थे। और अब वो वापस रेट्स पे आ गए हैं, अगर आप प्रॉफिट पे है तो आपको डेफिनिटली कट डाउन करना चाहिए। 10-15% से ज़्यादा तो एक्सपोज़र नहीं रखना चाहिए। अगर आपका 5-10% ही एक्सपोज़र है और फिर सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि और गेन्स आएँगे, तब आप थोड़ा और ट्रिम डाउन कर सकते हैं। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और सेक्टर्स पर, बाजार पर अपनी डिटेल राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट्स ऑलवेज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विथ यू। चलिए आगे